बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ बराजमान है सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो 4 मुल्की दौरे के ऊपर हैं और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब उनके हमरा हैं। तुर्की, ईरान और वस्त एशियाई 2 ममालिक का जो दौरा है ये ख़ित्ते में पाकिस्तान की पोजीशन जो है उसको मुस्तहकम करने के लिए है और भारत के जो अज़ाइम हैं उसका कला कमा करने के लिए भी है और एक नए ब्लॉक की तरफ बनने का ये इशारा है। आज ही के दिन नरेंद्र मोदी की तरफ से फिर से भारत ने जो पाकिस्तान को धमकी दी है उस धमकी का जवाब किस तरीके से दिया जाएगा और हमें अपनी पोजीशन को किस हद तक मजबूत रखना है। अंदरूनी तौर पर पाकिस्तानी सियासी महाज के ऊपर जो चैलेंजेस दरपेश हैं उसके ऊपर बिलखुसूस बात होगी और ऐसे वक्त में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ये दावा कि अगले वज़ीर-ए-आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी होंगे, इसके ऊपर बात होगी और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है उनकी सियासी हिकमत अमलियाँ क्या होंगी, वो प्लान भी क्या तश्कील दे चुके हैं, ये पूरा मंजरनामा इसी से बात का आगाज़ करते हैं। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, पहले तो बात का आगाज़ अगर इससे कर लिया जाए कि ये जो गैर मुल्की दौरा है इस दौरे की अहमियत आप किस नज़र से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, यासिर, कोई शक नहीं कि गैर मुल्की दौरों से पाकिस्तान की हमें मुआशी सूरत हाल भी बेहतर होगी और साथ साथ पाकिस्तान के एक वो रवाबत जो है वो बेहतर होंगे कि जिनकी ज़रूरत थी कि पाकिस्तान एक बड़े ब्लॉक में सबसे ताकतवर मुल्क है। जब उस बड़े ब्लॉक में सबसे ताकतवर मुल्क है तो फिर उससे सबसे ज़्यादा इत्तेहाद कायम करने के लिए सबसे राब्ते करने हैं। अब अगर ईरान के साथ जिस तरह आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा है कि पुरअमन एटमी प्रोग्राम के हम हक में हैं, हम उसकी हमायत करते हैं, पुरअमन एटमी प्रोग्राम। अब ये किसी को पसंद आता है कि नहीं आता, ये देखने वाली बात होगी। चंद दिन बाद ये चीज़ें सामने आएंगी। दूसरा लाज़िम बात है, वहाँ पर बात की गई होगी कि आखिरकार ईरान की सरहद से ही क्यों भारतीय पकड़े जाते हैं, ईरान के सरहदी एरिया से ही क्यों वो भारतीय क्यों पकड़े जाते हैं जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को फ़रोग देते हैं। कलभूषण से लेकर बाकी ले लेना आपसे सारी चीज़ें। तो ये बड़ी एक अच्छी चीज़ है। बाकी जिन जिन ममालिक पे जा रहे हैं, जहाँ जहाँ पे इनके विज़िट हैं, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर है क्योंकि ये चीज़ें सारी सुबह से चल रही हैं और सुबह से हर टीवी चैनल पर, हर टीवी टॉक शो में ये बड़ी डिस्कस हो गई है। यासर जी, हम मेरे ख्याल हमें अब इससे ज़रा आगे निकलना चाहिए। लोग सुनना चाहते हैं वो चीज़ जो लोग। मैं आता हूँ उस तरफ को। अगर देखा जाए अब ये माहौल चल रहा है, क्या इस माहौल में बिलावल भुट्टो साहब के अगले वज़ीर-ए-आज़म बनने की बात हो सकती? मुझे बताइए, ये बात किसने की है? ये आसिफ जरदारी साहब से भी मंसूब है, गवर्नर पंजाब साहब से भी मंसूब। गवर्नर पंजाब किसके हैं? पीपल्स पार्टी के। आसिफ जरदारी किसके हैं? मुल्क के नहीं, मैं किसके हैं? पीपल्स पार्टी के। और बिलावल के क्या हैं? वालिद मोहतरम है ना जी। अगर गवर्नर पंजाब ये बात करते हैं, अगर आसिफ अली जरदारी साहब ये बात करते हैं जो उनसे मंसूब की गई है, तो इसका मतलब है किसी जगह कोई बात चल रही है और इतनी आराम से बिलावल भुट्टो जरदारी का गैर मुल्की वफूद लेकर मुल्क दूसरे ममालिक में जाना इस बात की तरफ इशारा है कि किसी की छुट्टी होने वाली है। अगर आपको बुरा ना लगे तो इस वक्त में ऐसी बातें नहीं होती। जब वज़ीर-ए-आज़म को आपने भेजा हो गैर मुल्की दौरों पर, जब वज़ीर-ए-आज़म यहाँ पर बड़े बड़े लोगों से मिल रहे हों, जब वज़ीर-ए-आज़म कहे कि मैं मुआशी हालात दुरुस्त कर रहा हूँ और उस वक्त में अगर ये पीटीआई कहे तो फितना हो जाएगी। अगर इस वक्त में पीटीआई का कोई लीडर कहे तो उस पर फौरी तौर पर जो है वो फतवे जारी हो जाएंगे। ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा है और जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है तो इसका जवाब तो आना चाहिए था। आप मुझसे जवाब पूछ रहे हैं, इसका जवाब तो आना चाहिए था पीपल्स पार्टी की तरफ से और उसके मुस्लिम लीग नून की तरफ से। इसका जवाब तो आना चाहिए था बाकी लोगों की तरफ से। बाकी लोगों ने क्यों नहीं जवाब दिया जो इत्तेहादी शामिल हैं? लेकिन मैं आपको यह बात बता दूं, आप इस बात को नोट कर लीजिएगा, बजट के बाद बड़े सरप्राइज होंगे। बजट के बाद बहुत सी ऐसी चीजें सामने आएंगी कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। बात यह है बड़ी सीधी सी, अगर ये फार्मूले में है, अगर ये फार्मूले में है कि बिलावल ने वज़ीर-ए-आज़म बनना है, अगर ये फार्मूले में है, मैं ये फार्मूले की बात कर रहा हूँ, दो जमातों के दरमियान किसी फार्मूले में तय हुआ है,
तो फिर उसको नवाज शरीफ नहीं मानेंगे। एक बात ज़हन में रखिएगा, बड़े मियाँ साहब के साथ जो हाथ हो गया है ना, उसके बाद अब वो मजीद किसी हाथ होने या किसी हाथ की तवक्को नहीं रखते। अच्छा, अगर तवक्को रखते हैं तो फिर मियाँ साहब पाकिस्तान की सियासत की में तो नहीं है। लेकिन मेरे पास जो इतला है बिलावल वज़ीर आज़म नहीं है। अच्छा, नहीं, मैं आपको बड़ा क्लियर कर। तो दूसरी तरफ फिर जो पीटीआई जो अपना प्लान बी लेके चल रही है, फिर वो क्या? भैया पीटीआई प्लान सी भी लेकर चल रही है, पीटीआई प्लान डी भी लेकर चल रही है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। सर ये पूरी एबीसी लेके चल रही है फिर? नहीं, एबीसी तो याद एबीसी नहीं होती, ये प्लान ए बी सी डी होता है। अच्छा। और ये तीनों प्लान लेके चल रहे हैं। अच्छा, आप ज़ेन नशीन एक बात को कर लें, एक चीज़ रखें, आज जो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की मुलाकात हुई है, जो उन्होंने बात वाज़ेह कहा है कि भाई मैं आ रहा हूँ, आप तैयारी रखें। और उन्होंने ये भी कहा है कि भाई जिन लोगों ने दो इतराफ में खेलना है वो बंद करे खेलना, एक तरफ में रहे। ना हम कोई गैर कानूनी काम करेंगे, ना हम कोई गैर आईनी काम करेंगे, ना हम कोई ऐसा काम करेंगे कि जिससे कोई कहे कि हम दहशतगर्द हैं, जिससे किसी को मौका मिले। लेकिन हम अपने जमहूरी हक को इस्तेमाल करेंगे और उस हक को इस्तेमाल करना भी चाहिए। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज अपने जुलूस को रेड जोन में लेके नहीं गई? पेशावर में गई है ना? क्या तहरीक इंसाफ के कैंप को नहीं जलाया गया? अब इस पे क्या नाम रखेंगे आप? अगर ये तहरीक इंसाफ ने किया होता तो आप कहते क्या है ये? आपका मतलब है सियासी मुखालफिन कहते क्या है ये? फितना। तो आप इनको क्या कहेंगे? फितना 2.0। कोई बोला इसमें? क्या ये इस माहौल में जब नहीं होना चाहिए, जब आप किसी और को जलसे की इजाजत नहीं दे रहे, जब आप किसी और को किसी चीज की इजाजत नहीं दे रहे, वहां पे कैंप जलाया गया, वहां पे पथराव किया गया, तो क्या फिर ये दहशतगर्दी नहीं? किसी पुलिस वाले की वर्दी फाड़ना, आज जो 9 मई आज जो केस लगा हुआ जना हाउस का सुप्रीम कोर्ट में, उसमें जिसकी जो जमानत हुई है उसमें क्या क्या सब इंस्पेक्टर पे हमला किया जी, यही कहा ना? तो ये क्या है? कितने पुलिस वालों पे हमले हुए, आग लगी, सारा कुछ हुआ। ये हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आबिद शेर अली साहब ने। आबिद शेर अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आबिद शेर अली साहब, अगर देखें तो मौजूदा मंजरनामे में आप क्या समझते हैं कि वज़ीर आज़म का जो 4 मुल्की दौरा है और इस दौरे में आर्मी चीफ का हमरा होना, पहले तुर्की जाना, तुर्की का जिस तरह वाज़ेह स्टैंड पाकिस्तान के बारे में, फिर ईरान के अंदर मुलाकात होना ईरानी सदर से, और इसके बाद वस्त एशियाई ममालिक का रुख करना, और ऐसी ही सूरत हाल में चाइना का 2 टोक मौक़िफ़ पाकिस्तान के हक़ में, आप क्या समझ रहे हैं कि खित्ते की सूरत हाल किस कदर तब्दील हो रही है और उस सूरत हाल में पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो किस हद तक मजबूत हो रहा है? जी आपको जी बहुत शुक्रिया आपका। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने 9 मई का जो इंसिडेंट हुआ, भारत के एक मज़मूम जो अज़ाइम थे करने के, पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम तराशी के, पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करने का एक मज़मूम इरादा लेकर मोदी और उसके हवारी निकले, लेकिन अल्लाह के फजल व करम से हमारी मुसल्लह अफवाज ने एक मुंह तोड़ जवाब दिया भारत को। ना सिर्फ 1971 के धुने धोए गए, बल्कि तमाम वो पिछली जो हमारे ऊपर एक इल्ज़ाम तराशी होती थी उसका भरपूर तरीके से ना सिर्फ जवाब दिया गया, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर पहली मर्तबा एक मजबूत डिप्लोमेसी के ज़रिए, क्योंकि हुकूमत, हमारी सिक्योरिटी के अदारे, हमारे मीडिया, तमाम लोग एक पेज पर नज़र आए जिस पर एक मजबूती की बुनियाद पर 24-25 करोड़ अवाम जब मुसल्लह अफवाज के पीछे खड़ी हो तो अल्लाह ने हर मोड़ पर इन्हें फ़तह दी। अब पूरी दुनिया में, अमेरिका ने, पूरी दुनिया के जरीदे लिख रहे हैं पाकिस्तान के एयर डिफेंस के मुताल्लिक, जो एक नाकाबिल तस्खीर और दुनिया को हैरान कर दिया उनके एयर डिफेंस ने। और दुश्मन को जिस तरह दुनिया उसका तज़िया कर रही है कि एक तरफ 40-42 जहाज़ थे, दूसरी तरफ 70 के करीब जहाज़ थे,
तो उनके 6 जहाज़ गिराए, ना सिर्फ 6 जहाज़ बल्कि फिर राफेल जिस पर वो डिपेंड करते थे, इंडियन जो डिफेंस था उस पर, उसकी बुनियाद राफेल थी, जो हमने रेजा कर दी अल्लाह के फजल करम से। अल्लाह ने पाकिस्तान को सुरक्षित किया, फिर दुनिया ने पाकिस्तान का और हमारी जो फ़ज़ाई फोर्स है, जो दफ़ाई फोर्स है, उसका अल्लाह ने लोहा मनवाया पूरी दुनिया में। आबिद साहब, आपने हमेशा, मुझे याद है बात खुल के बात की जब आपकी हुकूमत में महंगाई की थी कि और आवाम की बात आपने की। हमने दिफाई महाज पर तो जीत गए, अब अवामी महाज पर जीत कब तक नज़र आती है? देखिए जी, मुआशी महाज पे भी अल्लाह के फजल करम से जीत आपके सामने है। जीत की बात नहीं है, ये एक तमाम लोगों का एक मुश्तरका कॉज है। हमने अपनी पार्टी की को सेक्रीफाइस किया, हमने अपनी इसकी पॉलिटिकल कॉस्ट पे की। पाकिस्तान को बचाते बचाते हमने अपना पॉलिटिकल कैपिटल, जो हमारा वोट बैंक था, हमने उसका नुकसान उठाया। लेकिन हमने पाकिस्तान की मईशत, जिसको दूसरे लोग, इमरान खान ख़ुद कहता था कि ये श्रीलंका बनने जा रहा है, चंद दिनों की बात है, तो इसको अब 2.5-3 साल गुजर गए हैं, पटरी पर आ गई है। अल्लाह के फजल से इकानमी पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है, महंगाई में कमी आ रही है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के अंदर इजाफ़ा हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर जो हमारे रिज़र्व हैं वो अल्लाह के फजल करम से बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान का जो रुपया है वो भी मुस्तहकम हो रहा है। तो ये एक ऐसी ज़रबकारी थी जिसको टाइम ज़रूर लगा, हमने इसका बहुत बड़ा इसको हमने पे बैक किया इस बेट को लेने के लिए। लेकिन अल्लाह ने हमें सुरखरू किया, हमारी नीयत साफ़ है। शहबाज शरीफ साहब दिन रात इस पर काम कर रहे हैं। हमारी पंजाब की हुकूमत मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहब की क़यादत में बेपनाह इस तरह के पंजाब की तारीख़ में कभी इस तरह के मनसूबाजात गरीबों के लिए, किसानों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, आम आवाम के लिए, गरीब आवाम के लिए, उनके रिहाइश छतों का, घर का मामला हो, तमाम जैसे कहते नहीं रियासत को माँ जैसी, मरीम नवाज शरीफ साहबा का किरदार वो है। तो लिहाजा एक तरफ दफ़ाई महाज पर हमारे सिपा सलार जिनकी क़यादत में पाकिस्तान ने फ़तह हासिल की, दूसरी मईशत के महाज पर हमारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं शहबाज शरीफ साहब, उनकी हिकमत अमली और नेक नीयती से अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान तरक्की की राह पर ना सिर्फ गामज़न है, अपने उनकी जो टारगेट्स हैं उनसे भी अल्लाह के फजल करम से आगे जा रहे हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आने वाले चंद महीनों के अंदर पाकिस्तान का हर चीज़ बेहतरी आएगी, बिजली की कीमतों में मज़ीद कमी होगी और पाकिस्तान में खुशहाली होगी और गरीब का इंशाल्लाह चूल्हा जलेगा और सस्ती चीज़ें जाए पूछे जाके। अच्छा आबिद शेर अली साहब, ये महाज और छोटी छोटी ये रोज़मर्रा की चीज़ें सर इस पे ओवरकम तो होगा, चलें उसकी जो नताइज निकलते हैं वो बाद में पता चलेंगे। लेकिन इस वक्त जब दिफाई महाज की हम बात कर रहे हैं तो उसमें आप ये देखिए कि भारत हमारा दुश्मन, आज नरेंद्र मोदी की गुफ्तगू अगर आपने सुनी हो तो उधर पैगाम क्या था कि हमारी मईशत देखो कहाँ पे पहुँची, तुम किस हाल में हो। फिर ये कहा गया रोटी शोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। जब दुश्मन अभी भी जारहियत के मोड के ऊपर है और आपको पता है कि उसके अज़ाइम क्या हैं, बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर वो क्या लॉबिंग कर रहा है, तो ऐसी सूरत में हमें पाकिस्तान के अंदर मुत्तहिद हो के पैगाम देना है या फिर से वो इनफरादियत यहाँ पे देखने को मिलेगी कि अपनी अपनी पार्टी की पॉलिसी अपनाई जाए। मरीम नवाज साहिबा ने पिछले दिनों में ये बात की कि 9 मई का जितना नुकसान पाकिस्तान का किया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया, उतना तो भारत ने नहीं किया। तो भारत के अभी भी ये अज़ाइम है, तो क्या ऐसी सूरत में हम ये बर्दाश्त कर सकते हैं कि यहाँ पे सियासी तौर पे बंटवारा हो या नज़रियाती तौर पे? देखिए, पाकिस्तान में मई का महीना बहुत अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान में मई के महीने में
भारत पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ता है। मई के महीने में ही हमारे लोकल पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान के दफाई इदारों पर चढ़ दौड़ती है। मई का महीना ही आता है कि यौम तकबीर मनाया जाता है। मई का ही महीना है अल्लाह के फजलो करम से फ़तह पर एक यौम तशक्कुर मनाया जाता है। तो इस वक्त देखें, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक पेज पर लाकर जो एक बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की सूरत में एक डेलीगेशन तश्कील दिया गया, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने उनकी ज़िम्मे वो सोमपा के पाकिस्तान का केस लेकर दुनिया में जाएं, उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडरशिप मौजूद है। अब पीटीआई के लोगों पर दुख ये होता है कि उस मुश्किल घड़ी में जब उनकी ज़रूरत थी, उनके सोशल मीडिया ने बिल्कुल भारत की ज़बान बोली। उनके जो लोकल लीडरशिप थी, अलीमा ख़ान की आप स्टेटमेंट सुन लें, उमर अयूब की स्टेटमेंट सुन लें, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थी। और उसके अलावा जो हमारी सिक्योरिटी काउंसिल, जो सिक्योरिटी के हवाले से मीटिंग्स होती थी, उसमें भी उनको दावत दी गई, उसमें भी पीटीआई ने ना आने का फ़ैसला किया। तो मेरे भाई, ये वो मुहरक़ात हैं जिसको मद्देनज़र रखकर ये गुफ्तगू होती है। लेकिन पाकिस्तान को इस वक्त यूनिटी की ज़रूरत है और पूरी कौम मुत्तहिद है। मैं पाकिस्तान के मीडिया को भी सलाम पेश करता हूँ कि जिस तरह उन्होंने भारत के झूठ को दुनिया के सामने एक्सपोज किया, इसमें मीडिया का भी एक बहुत बड़ा किरदार है, ब्लॉगर्स का, फिर उसके बाद यूट्यूबर्स का, सोशल मीडिया पे जो हमारी टीमें थी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की। और मैं सबको सलाम पेश करता हूँ, और उन ख़ास तौर पर एयर फोर्स के जवानों को जिन्होंने फ़ज़ा के अंदर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब, ये कहते ना, वो मोदी कहता तो अभी आपने तमाचे की बात की, हमने तो अल्लाह के फजलों के से मुक्का मारा है, मोदी को ऐसा मुक्का मारा है कि वो इंशाअल्लाह ताला इसकी याद आने वाले कई दहाइयों वो इसकी, वो कहते ना, गूंज याद रखेगा इस मुक्के की और थप्पड़ की, जोरदार थप्पड़ की सरकार को आने वाले वक्त में याद रखेगा। आपके वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब ने, आपने अभी कहा कि तहरीक इंसाफ ने मुखालफत की, तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने मुखालफत की, आपने कहा कि अलीमा ख़ान ने मुखालफत की, आपने अपोजिशन लीडर का भी कहा। आपके वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब ने तहरीक इंसाफ की तारीफ़ की, असम पंजाब कौमी असम्बली में कहा कि आपने साथ देकर कमाल किया है। आप हमारे DG/ISPR ने तमाम सियासी जमातों की तारीफ़ की, फिर PTI के सोशल मीडिया की तारीफ़ की गई। आप कह रहे हैं कि बिल्कुल, आपकी बात सुनकर तो मैं हैरान रह गया हूँ, जबकि आपके वज़ीर आज़म तारीफ़ कर रहे हैं, आपका DG/ISPR तारीफ़ कर रहे हैं तमाम सियासी जमातों की, इंफॉर्मेशन सेक्टर, आपका मिनिस्टर इंफॉर्मेशन अता तारड़ साहब नाम लेके बाकायदा उस पर तारीफ़ कर रहे हैं। और आपने जो क्या डेलीगेशन जो बाहर गया उसमें तो PTI को रखा ही नहीं गया। अता उसने खुद माज़ूम नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि नहीं जी, सिर्फ हुकूमती पार्टियाँ जाएंगी। तो आपकी गुफ्तगू से लगता है कि यहाँ आप तक इंफॉर्मेशन या हम तक इंफॉर्मेशन कोई गलत पहुँच रही है। भाई मैं तो अपने पास से कोई बात नहीं कर रहा भाई। आप उन हालात के अंदर जिनमें जंग हो रही थी, जिसमें ये मामला चल रहे थे, आप उनके देखें सोशल मीडिया को PTI के। आप अलीमा ख़ान ने कहा नहीं था कि 2 दिन भी नहीं निकालेंगे? क्या उमर अयूब ने वो एयर डिफेंस के हवाले से नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं थी? मैं कह रहा हूँ आप अपने मीडिया के जरिए भाई निकालें उन चीज़ों को। मैं तो हक़ाइक़ में मबनी बात कर रहा हूं। अगर आप दुरुस्त कह रहे हैं तो मुझे नहीं पता किसने किस पेराए में क्या बात की। नहीं, शहबाज शरीफ साहब ने किस तरह बात कर दी, उसने अता तारड़ साहब ने किस तरह बात कर दी, मैं तो ये पूछना चाहता हूं। वो मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, वो पार्लियामान के अंदर बैठे हैं, ज़ाहिर है उन्होंने कोशिश की कि एक यूनिटी का माहौल कायम हो, लड़ाई की फ़ज़ा नहीं पाकिस्तान में होनी चाहिए, एक कंसेंसस नज़र आना चाहिए। अपनी मुसल्लह फ़ौज के पीछे हमें सीसा पलाई हुई दीवार की तरह इकट्ठा खड़ा होना चाहिए। सियासत है, मरियम साहब भी वज़ीर आला है। आबिद भाई, बसात एहतराम, अगर वज़ीर आज़म ये चाह रहे हैं या DG/ISPR ये चाह रहे हैं कि यूनिटी की फ़ज़ा रहे, तो आप क्या समझते हैं कि हमें इनफरादी तौर पर ये नहीं चाहना चाहिए, हमारे नज़रियात मुख्तलिफ होने चाहिए? भाई, वो मुल्क के वज़ीर आज़म है, वो पार्लियामान के अंदर बैठे हैं, ज़ाहिर है उन्होंने कोशिश की कि एक यूनिटी का माहौल कायम हो, लड़ाई की फ़ज़ा नहीं पाकिस्तान में होनी चाहिए, एक कंसेंसस नज़र आना चाहिए। अपनी मुसल्लह फ़ौज के पीछे हमें सीसा पलाई हुई दीवार की तरह इकट्ठा खड़ा होना चाहिए। सियासत आबिद भाई, बसात एहतराम, अगर वज़ीर आज़म ये चाह रहे हैं या DG/ISPR ये चाह रहे हैं कि यूनिटी की फ़ज़ा रहे, तो आप क्या समझते हैं कि हमें इनफरादी तौर पर ये नहीं चाहना चाहिए,
भाई बिल्कुल नहीं, नज़रियात मुख्तलिफ होने चाहिए। हम तो चाहते हैं, वज़ीर आज़म साहब ने और जब उन्होंने पार्लियामान के अंदर ख़िताब किया, कौम से ख़िताब किया, उन्होंने तो सबसे पहले PTI के लोगों को दावत दी कि आए, मैं आपके साथ बैठने के लिए तैयार हूँ, मुल्क इस वक्त मुश्किलात में घिरा हुआ है, आए इसको मिलकर निकालते हैं, बातचीत करते हैं। तो ये गुड जेस्चर है ना जी, एक मुल्क के वज़ीर आज़म का। उन्होंने तमाम पॉलिटिकल पार्टी को मुश्किल हालात में दावत दी कि आगे बैठें। फिर आप खुद ही बता दें कि उनका रिस्पांस क्या आया। इमरान खान साहब ने जो कहा कि जी मैं किससे बात करना चाह रहा हूँ, तो ये फिर हक़ाइक़ में मबनी चीज़ें हैं, तल्ख़ हकीकतें हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि इस मुश्किल वक्त में हमें यक जान इकट्ठा होना चाहिए अपनी मुसल्लह फ़ौज के साथ, ताकि पाकिस्तान की मजबूती और दुश्मन को हम मुंह तोड़ जवाब दें। दुश्मन को ये मैसेज जाना चाहिए कि हम एक हैं, एक थे, एक इंशाल्लाह रहेंगे। आप समझते हैं कि हुकूमत ऐसे अपने इक़दाम कर चुकी है कि आइंदा इंतखाबात में अवामी गिला शिकवा कोई नहीं मिलेगा? भाई ये देखें, एक मेरी अर्ज़ है आपसे, मेरे भी बड़े गिले शिकवे हैं इलेक्शन प्रोसेस से। जाहिर है एक पार्लियामान के अंदर कमेटी बनी हुई है, मेरी आपके तवज्जो से तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज है बैठ जाएं, बैठ के इस मम्बे को हल कर लें वंस फॉर ऑल। खुदा के लिए ये अब छोड़ देना चाहिए कि इलेक्शन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो एक SOP बना लें और आप अपना एक जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं नेशनल असेंबली के अंदर और बाहर भी हैं, मिलकर इसके ऊपर एक ऐसा बनाएं, लॉ बनाएं और जो चेंजेस लानी है वो करके एक ऐसा मजबूत इलेक्शन कमीशन जो सामने आए, जिसके ऊपर किसी को कोई शकूक व शुबात ना हो, उसकी शफाफियत पर, उसकी गैर जानबदारानी पर आकर बैठकर। अभी देखे पार्लियामान के अंदर है, पार्लियामान से बाहर चले जाएंगे तो फिर कुछ नहीं मिलता। पार्लियामान के अंदर बैठे हैं, इसको मजबूत करें और ऐसे इलेक्शंस के लॉ बनाएं, वोटर लिस्टें हैं, मुर्दम शुमारी है, जो भी मामलात किसी पॉलिटिकल पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको ड्रेस करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में यूनिटी की ज़रूरत है, मामलात को दूरबीनी से जांचने, भांपने और उसको हल करने की ज़रूरत है, ताकि हमारे देखें जो एरियाज़ हैं, बलूचिस्तान है, KP है, इंटीरियर सिंध है, ये ऐसी कमज़ोर इकाइयाँ हैं हमारे सिस्टम के अंदर, जो हमें मजबूत करना चाहिए। आबिद शेरली साहब, यहीं पे एक सवाल कि जब हम देखते हैं कि इतने चैलेंजेस हैं बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर, हम क्या प्रचार कर रहे हैं, मुल्क के अंदर यूनिटी कायम करने की बात कर रहे हैं, ऐसे हालात में गोल्स ही हमारे मुख्तलिफ हैं। तो ऐसे हालात में जब गोल्स मुख्तलिफ हों तो तभी सियासत पे अगर कोई बात करे तो फिर एक सवालिया निशान तो उठता है। पीपल्स पार्टी की तरफ से दो लोगों के बयानात बड़े हैं वाज़े, एक सदर के और एक गवर्नर पंजाब के, कि बिलावल भुट्टो अगले वज़ीर आज़म होंगे। इन हालात में अगले इलेक्शंस की किसे सूझ रही है, या फिर कोई सेटअप में तब्दीली दिखाई दे रही है उन्हें? देखिए जी, मैं गवर्नर साहब ने किस पराए में बात की, मैं उसका रिस्पॉन्ड नहीं करता, लेकिन वज़ीर आज़म बिलावल साहब तभी बनेंगे कि अगर आने वाले जब इंतखाबात होंगे, लोग उनको वोट देते हैं तो ज़रूर वो शौक़ पूरा करें। अगर किसी हमें चांस देते हैं लोग हमारी कारकर्दगी की बुनियाद पर, तो 100 बिस्मिल्लाह। अगर किसी और को देते तो ये वोट का हक़ पाकिस्तान की अवाम के पास है और ताकत का मंबा भी वही है, और जिसको वो वोट दें उसको वज़ीर आज़म बने, वो बिलावल साहब की पार्टी को वोट देते हैं, तो हमें क्या इतराज़ हो सकता है? इसमें कोई इतराज़ नहीं। लेकिन जब इलेक्शन आएगा ये तब की बात है। इस वक्त मुल्क की कौमी सलामती और मईशत की बहाली के ऊपर हमने ज़ोर दिया हुआ है। सियासत जब लड़नी होगी देखेंगे, फिर सियासी बयानात और सियासत तब करेंगे जब सियासत होगी। इस वक्त रियासत को हमारी ज़रूरत है, सिंसियरिटी की ज़रूरत है,
यूनिटी की ज़रूरत है, इसी से रियासत बचेगी सही। तो सियासत होगी। अगर रियासत कमज़ोर होगी तो फिर सियासत का भी नामो कमज़ोर निशान होगी और खत्म फिर सियासतदानों का नामो निशान भी नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आबिद शेर अली साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम हैदर पंजोथा साहब ने। पंजोथा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना साहब, सवाल कर सकते हैं पंजोथा साहब से। पंजोथा साहब, क्या हाल आप ठीक हैं, खैरोफियत से हैं? बिल्कुल ठीक जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों भाइयों का जी। पंजोथा साहब, कल फिर दंगल लगेगा सुबह या आसानी मुलाकात हो जाएगी? कल मज़ाहमत से मुलाकात होगी या मफाहमत से मुलाकात हो? चल इस तरह पूछे। देखिए, कोई एतबार नहीं है। हम गुज़श्ता मुलाकात के अंदर भी गए, उस वक्त भी मेरा नाम उन्होंने ड्रॉप किया, बाकियों का उन्होंने अलाउ किया। आज भी मुझे भी नहीं जाने दिया और भी वकला को नहीं जाने दिया, पहले बहनों को भी खड़े किए रखा। हालांकि वकालतनामा मौजूद है, अदालत का वाज़ेह हुक्म है, अदालत ने एक लिस्ट फराम की हुई है जेल हकाम को कि ये वकील है खान साहब के, उसके बावजूद रोक लिया जाता है। तो पाकिस्तान में तो वो कहते हैं ना कि जंगल का कानून भी वो कानून होता है, लेकिन यहाँ पर तो वो भी नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार बार हुक्म दे चुकी है, नीचे वाली अदालतें दे चुकी हैं, अमल ही नहीं किया जाता। जब अमल नहीं किया जाएगा तो फिर जो जेल हकाम हो या कोई भी इदारा हो तो उसकी फिर और वो जुर्रत जो है वो बढ़ जाती है। तो 26वीं तरमीम के ये सारे असरात हैं, जहाँ कुछ रही सी कसर थी उसे भी खत्म कर दिया गया जी। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि ये जो अभी बातें चल रही हैं कि तहरीक जो है उसे लीड करेंगे और कोई एक लीडर नहीं होगा, मुख्तलिफ लीडरान होंगे तहरीक को लीड करने वाले, पहले तो ये बताएं कि तहरीक कितने मराहिल में होगी और आगाज़ कब से है? अच्छा, मेरी ना जी खान साहब से जो मुलाकात है वो 3-4 दिन पहले हुई थी और मैंने खान साहब से मुख्तलिफ सवाल भी पूछे थे। एक सवाल जो कहा जाता था कि जंग के दौरान जो है खान साहब से किसी ने मुलाकात की है, कोई बंदा या जो भी क्या है, खुफिया मुलाकात है। खान साहब ने उस पर इनकार किया, उन्होंने कहा जी कोई मुझसे मुलाकात नहीं। इसी तरह जी हुकूमती नुमाइंदों के जरिए बातचीत की, खान साहब ने जो है उनको गो हेड दिया है या कोई बातचीत चल रही तो खान साहब ने कहा मेरे तक मैसेज पहुंचा, लेकिन मैं हुकूमती नुमाइंदे हुकूमत की मौजूदा फार्म 47 की हुकूमत है उनसे बिल्कुल बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये तो गैर आईनी तरीके से आए हैं और उन्होंने मुल्क लूटा, उनसे क्या बात मैंने करनी है। उनसे मैं ये कहूँ कि आप हुकूमत छोड़ दें, क्योंकि वो फार्म 47 के मुताबिक बनाएगी और आइन और कानून के अंदर होगी। और वजूहात 3 उन्होंने बताई कि एक तो जंग, दूसरा मईशत और तीसरा उन्होंने बात की कि मुल्क के अंदर जो अमन है वो इस वक्त बड़ा जरूरी है, क्योंकि जिस तरह दहशतगर्दी की लहर है। तो मैं तो मुल्क की खातिर, जिसमें अपनी जात के लिए डील नहीं मांग रहा, ना मैं डील मांगूंगा, मुल्क की खातिर मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उनसे जिनके पास इख्तियार है। लेकिन जो सूरत हाल नजर आ रही है, जो एक्टिविटीज की जा रही हैं, जिस तरह से ट्रायल चलाया जा रहा है, अब इनका दिल ये है कि अल-कादर ट्रस्ट केस के अंदर अगर सजा मुअत्तल होती है ना, तो उससे पहले इस केस को, तोशाखाना केस को और 9 मई के केसेस को राइप अप किया जाए, उनको फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ाया जाए, ताकि इधर से जो सजा नीचे से दोबारा आए, ऊपर फिर सजा जो है अल-कादर ट्रस्ट केस की मुअत्तल की जाए। तो एक प्लान सेट किया हुआ है कि खान साहब, बीबी साहबा को, बाकी लीडरशिप को उनको बाहर नहीं आने देना। तो उस तरीके से चल रहे हैं। तो हमारे पास 26वीं तरमीम के बाद तो जो ऑप्शन है लीगल हम अडॉप्ट तो किए हुए हैं, लेकिन अदालतें काम नहीं कर रही। तो खान साहब ने आज एहतजाज के हवाले से बात की है कि मैसिव मूवमेंट होगी पूरे पाकिस्तान के अंदर। पिछली जो 3-4 दिन पहले मुलाकात थी, उन्होंने मुझे कहा था कि हम डी चौक नहीं आएंगे। तो मैंने कहा इसके ऊपर जरा वजाहत दे देंगे खान साहब के क्या इरादा है। तो उन्होंने कहा कि डी चौक इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि आज जो बात की है तो मुझे इस मुल्क की आवाम की फिक्र है, तो हम पूरे पाकिस्तान में जो है वो एहतजाज करेंगे। और इस दफा जो एहतजाज होगा ना वो जरा डिफरेंट होगा, क्योंकि खान साहब ने इसके ऊपर कहा है कि मैं उसके ऊपर आपको स्ट्रेटजी दूंगा। तो इस एहतजाज के बाद जो है ना, जैसे राना साहब प्रोग्राम से पहले फरमा रहे थे कि इंशाल्लाह ताला हमारे पूरे इरादे जो हैं वो प्रज़्म हैं और इंशाल्लाह ताला हिम्मत जवां हैं। इंशाल्लाह ताला ये किसी न किसी तरफ जो है वो मामला नहीं हैदर साहब, कारकुन जी बात जो करता है, आप लोगों से वादा किया गया कि ये जो शुरू हो गया इस हफ्ते में खान साहब का केस लग जाएगा, कॉज लिस्ट पे नहीं लगा। आपके प्रेसिडेंट साहब, चेयरमैन साहब जो है बैरिस्टर गौहर साहब, आज उन्होंने कहा कि कारकुन हम पर भरोसा करें और हौसला करें, हम ईद से पहले खान साहब का केस लग जाएगा। उनको किसी ने यकीन दहानी कराई है तो किसने कराई है? और वो क्योंकि ये बार बार कह रहे हैं कारकुन भरोसा करें,
क्या कारकुनों का भरोसा उनसे उठ गया? देखें, बैरिस्टर गौर साहब ने जो बात की, उन्होंने कहा कि ईद से पहले हमारी कोशिश है कि केस लग जाए। कोशिश तो मैं भी अभी सुबह जाके हमें वहाँ प्रोटेस्ट करेंगे, हम एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे कि केस जो है वो फिक्स किया जाए। नहीं, आप यहाँ पे गलत है। आप कोशिश का लफ्ज नहीं उन्होंने कहा। नहीं मैदर साहब, ये ना करें, मैंने वो पूरा सुना है, कोशिश नहीं कही उन्होंने। आप मुझे सुना दें किसी जगह कोशिश कही है तो। जो टाइटल था ना, उसके अंदर वो कह रहा था कि उम्मीद है कि ईद से पहले जो है लग जाएगा। उम्मीद की बात करें तो उम्मीद मतलब वही है ना कि फाइनल नहीं है कि लगेगा, उनका उम्मीद है कि लग जाएगा, तो उसमें वही आता है कि उसका मतलब थी। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब इस वक्त केसेस की वजह से अंदर नहीं है कि इमरान खान साहब के ऊपर केसेस बनाए गए। इमरान खान इस वजह से अंदर है क्योंकि वो अपने नजरिए पे कायम। केसेस तो खत्म हो गए, केसेस जितने बनाए थे, तो शकाना बन, इद्दत केस बनाया था साइफर, वो सारे खत्म हो गए। अब 2 स्टार्ट किया हुआ है, 2 है जी, 3 है जी, 9 मई है जी, एहतजाज के ऊपर 100 पर्चे दर्ज कर दो जी, 26 नवंबर को आपका रोल था जी, आपकी माँ के ऊपर ये ऊपर। तो अब इस तरह के केसेस हैं। अगर ये तमाम केसेस भी खत्म हो जाते हैं ना, तो फिर भी खान साहब बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि वो केसेस के जरिए जो है, केस तो है ही नहीं, सारे केसेस खत्म हो गए तो 6 नए निकाल के ले आएंगे। तो अदालतें आगे खत्म हो गई हैं, वो जमानत दे नहीं पा रही, उनको बांध दिया, उनके हाथ पांव आंखें बांध दी गई हैं। तो हमारे पास लीगल ऑप्शन जो कि हम अडॉप्ट किए हुए हैं, लेकिन एहतजाज के जरिए जो है हम इसको आगे लेकर बढ़ेंगे, क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ रहा। और इस दफा एहतजाज मौसर तमाम लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि हम जो है जिस मुल्क के अंदर रह रहे हैं, हर एक को निकलना पड़ेगा। तो जब जो अवाम निकल पड़ेगी इंशाल्लाह, तो फिर उसका रास्ता रोकना जो है वो आसान नहीं होता। आवाम जब निकल पड़ेंगी तो रास्ता रोकना आसान नहीं होता। उम्मीद है कि ये केस लग जाएगा और उम्मीद के ऊपर ही ये केसेस के लिए सुनवाई का इंतज़ार किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया नहीं मैदर पंजोथा साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। बलूचिस्तान के मंजरनामे में बात की जाएगी, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। ऐसे वक्त में कि जब आज के दिन नरेंद्र मोदी की तरफ से जो पैगाम, जो धमकी पाकिस्तान को दी गई और खुले अल्फाज में दी गई और पाकिस्तानी अवाम को वरगलाने की कोशिश भी की गई, मोदी के अज़ाइम जो है वो तो दिखाई दे रहे हैं। बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर लॉबिंग भी दिखाई दे रही है, वो जारहियत का मंजरनामा जो उसकी तरफ से वजह है वो सब कुछ दिखाई देता है। लेकिन पाकिस्तान में हमें अंदरूनी सतह पे जो चैलेंजेस का सामना है, उसके पीछे भारत की के ताने बाने दिखाई देते हैं। बिलखुसूस हमारे 2 सूबे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, वहां पर जिस तरीके से अपने स्लीपर सेल्स को एक्टिव किया जाता है या फिर उन लोगों को एक्टिव किया जाता है जिनको फंडिंग साल हा साल से की जाती रही और इन्हीं अज़ाइम के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा, और पाकिस्तान को तोड़ने, पाकिस्तान में अनारकी, पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी और पाकिस्तान में मासूम लोगों को निशाना बनाने की जो कोशिश की जा रही है, इसके पीछे के मकासद और इस पर ओवरकम किस तरीके से किया जा सकता है, इसी बारे में बात करेंगे। वहाँ के मकामी रहनुमा साबिक तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत बाबर यूसुफजई साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बाबर यूसुफजई साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बाबर यूसुफजई साहब, बहुत सारे लोग मुख्तलिफ नाम देते हैं, हुर्रियत पसंद, अलहदगी पसंद, आज़ादी पसंद। बहुत सारे लोग फिर ये भी बात करते हैं कि इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो अगवा हो गए, जो लापता हो गए, गुमनाम लोग हैं। लेकिन क्या वजह है कि थोड़े अरसे बाद कोई गिरफ्तारी अमल में आती है तो मालूम पड़ता है कि इससे इस साख्त का असलहा बरामद हुआ, इतनी करेंसी बरामद हुई, और एक दुनिया के लिए वो लंबा अरसा लापता अफराद में शामिल होता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात रोजे रोशन की तरह आया है कि जो बलूचिस्तान के जो हालात खराब होते हैं, बलूचिस्तान में जो प्रॉक्सीज एक्टिव होती हैं, इसमें जो कलअदम तंजीमें हैं, मैं खुलकर नाम लूंगा इन प्रॉक्सीज की जो इसमें इन्वॉल्व हैं, BLA हो, BLF हो, BRA हो, इनके लीडर अला नजर हो, इनके लीडर बशीर ज़ेब हो, ये लीडर तो नहीं है, ये दहशतगर्द है। यही बलूचिस्तान में मासूम बच्चों का कत्लेआम करते हैं, मासूम बच्चों को ये शहीद करते हैं। अब जब से भारत को हमारी अफवाज पाकिस्तान ने शिकस्त दी है, 10 मई को जब उसे मुंह तोड़ जवाब दिया गया, उसे जब शिकस्त हुई, तो उनकी जो ये प्रॉक्सीज हैं, अपने आका की शिकस्त को छुपाने के लिए, अपने आका की उस हजीमत को छुपाने के लिए, अपने आका की उस शर्मिंदगी को बचाने के लिए बलूचिस्तान में मासूम लोगों का कत्लेआम करती हैं। मैं आपको एक और बात बताता चलूं, ये जो
हिंदुस्तान है, ये जो भारत की प्रॉक्सीज हैं जो बलूचिस्तान के हालात खराब करती हैं, ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस से नहीं लड़ सकती या फौज पाकिस्तान से नहीं लड़ सकती। इनका टारगेट कौन होता है? मासूम और जो है ना लाचार मजदूर, जो मजदूरी के लिए बलूचिस्तान आते हैं, जो बलूचिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा डालते हैं, जो बलूचिस्तान को डेवलप करना चाहते हैं। इनका टारगेट कौन होता है? हमारे मासूम बच्चे जो पढ़ने के लिए तालीम गाँव में जा रहे होते हैं, जो सबक पढ़ने के लिए अपनी तालीम हासिल करने के लिए स्कूल जा रहे होते हैं, ये उनकी स्कूल वैन पर हमला करते हैं। इनको भारत की पूरी आशीर्वाद हासिल है, इनको भारत से फंडिंग होती है। और साहब, हमें पता है, पूरी कौम को पता है कि ये लोग वो हैं जो फितना हैं, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान का अमन तबाह कर रहे हैं। इनके जिन सियासतदानों से राब्ते हैं, हम उनका नाम क्यों नहीं लेते? नहीं, मैं तो लेता हूं खुलकर नाम, और मेरे ख्याल में बलूचिस्तान के जी लेने चाहिए ना। और उन सियासतदानों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? देखिए, उन एमपीएस के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती जिनके कोई भाई जो है इसमें मुलव्वस हो? ये जरा मैं सवाल मेरा एक छोटा सा है। जी देखें, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें जो सियासतदान मुलव्वस हैं उनको भी उसी तरीके से ट्रीट करना चाहिए जैसे इन दहशतगर्दों को ट्रीट किया जाता है। इनके दहशतगर्दों के फैसिलिटेटर्स हों, सपोर्टर्स हों या इनके सिंपैथाइजर्स हों, इनके साथ हमदर्दियां रखने वाले हों, ये जो कौमपरस्त सियासतदान है जो इन दहशतगर्दों की पुष्टबनाई करते हैं, इन्हें सपोर्ट देते हैं, ये कौमपरस्त नहीं है, ये पेट परस्त हैं। जब ये हुकूमतों में होते हैं, जब इन्हें फंडिंग हो रही होती है, जब इन्हें हुकूमत पाकिस्तान पैसा दे रही होती है, रियासत पाकिस्तान इनको फंड्स दे रही होती है, तब ये जो है ना हर चीज को कहते हैं कि सब कुछ सही है। लेकिन जब ये ओपोजिशन में होते हैं, ये इन्हीं लोगों से जाकर मिल जाते हैं। और मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं, बस अब बहुत हो गया इन मुनाफिक सियासतदानों को जो बलूचिस्तान में नफरत फैलाते हैं। जो हमारे पंजाब हमारा भाई है, पंजाब एक सूबा, ऐसा सूबा है जो हमारे बड़े भाई की हैसियत रखता है, जो पंजाबियों के खिलाफ नफरत का जो है ना दर्स देते हैं, पंजाबियों के खिलाफ नफरत अमेज तकरीर करते हैं। इन सबको अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। ये बीएलए के पॉलिटिकल विंग हैं, ये बीआरए के पॉलिटिकल विंग हैं। अगर बीएलए और बीआरए और बीएलएफ वो भारत की प्रॉक्सीज हैं, तो इन प्रॉक्सीज के जो पॉलिटिकल विंग है यही कौमपरस्त जमाते हैं। ये आप इनका आप किरदार अगर उठाकर देखें, इनका माजी आप उठाकर देखें, इन्होंने हमेशा नफरत की सियासत को फरोग दिया है। अब वक्त आ गया है कि दहशतगर्दों के साथ साथ, इन दरिंदों के साथ साथ, इन हिंदुस्तान के साथ साथ ऐसे सियासतदानों को जो बलूचिस्तान में नफरत फैलाते हैं, इनका भी किला कुमा किया जाए, इनसे भी हिसाब लिया जाए और इनको अब कोई रियायत नहीं दी जाए। बस बहुत हो गया, हमने बहुत लाशें उठा ली हैं। हमारे मासूम बच्चे हों, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हों या हमारे आम शहरी हों, हमने बहुत कुर्बानियां दे दी हैं। अब भारत को हमें इस हवाले से वाज़ेह पैगाम देना होगा कि अगर आप बलूचिस्तान में दरअंदाजी करोगे, अगर आप बलूचिस्तान में दखल अंदाजी करोगे। अच्छा बाबर साहब एक और चीज़ बहुत तशवीशनाक भी है और काबिले फ़िक्र भी, कि आप ये देखिए कि बलूचिस्तान में आम आवाम को अगर ले लिया जाए, ये इन लोगों की हिमायत के अंदर जो लोग निकलते हैं, हम सभी के ऊपर लेबल नहीं लगा, मैं कम से कम मैं तो नहीं लगा सकता सभी के ऊपर लेबल, लेकिन सवाल ये है कि उनकी जहन साजी जिस तरीके से की जाती है, उनको गलत इंफॉर्मेशन जिस तरीके से फीड की जाती है, इनका खाका पता नहीं क्या बना के दिखाया जाता है, उन लोगों के लिए हम आगही मुहिम क्यों नहीं चला सकते, या उन लोगों को बाकायदा हम वो मंजरनामा क्यों नहीं सामने रख सकते उनके, कि देखिए ये इनकी हरकत हैं, क्या ये होते हैं हुर्रियत पसंद या ये होते हैं कौम परस्त, कि जो बच्चों के ऊपर वार करें, जो मजदूरों के ऊपर वार करें, जो शनाख्ती कार्ड को देख के किसी को मारते रहें, उनको आगही मुहिम के जरिए हम अपने दायरे में क्यों नहीं ला सकते? देखिए बलूचिस्तान में कितनी एहसास महरूमी है, बलूचिस्तान के साइल और वसाइल जो अच्छा बाबर भाई ये तो हो गया, मुझे एक बात बता दें, हमारी फोर्सेस हर मुश्किल जगह पर पहुंचती हैं जी। जाफर एक्सप्रेस अफवाज पाकिस्तान सबसे पहले पहुंच गई, हमारी बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस सबसे पहले पहुंच गई, खुशदार सबसे पहले हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंची। ये जो आपके सियासतदान इक़्तिदार में बैठे हैं, ज़रा मुझे 3 सियासतदानों के नाम गिना दे, 3 जो जाफर एक्सप्रेस के वाक़े पे पहुंचे हो मौके पे, जो खुशदार पे मौके पे पहुंचे। हमारी फोर्सेस तो लड़ रही हैं, हमारी फोर्सेस तो जाने भी दे रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, तो क्या इक़्तिदार में बैठे या पोजीशन में बैठे सियासतदान सिर्फ बयानबाजी तक के लिए हैं? राना साहब, मैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को आपके फोरम से सलाम पेश करता हूं। मैं हम भी सलाम पेश करते हैं। हम तो मैं तो कह रहा हूं लारी सिक्योरिटी फोर्सेस रही है, सियासतदान क्या लेने आए हैं? अफवाज पाकिस्तान ने बलूचिस्तान की हर मुश्किल पर, हर जगह पर, हर तकलीफ पर सबसे पहले जो पहुंचती है वो अफवाज पाकिस्तान पहुंचती है। अफवाज पाकिस्तान की बलूचिस्तान के अमन के लिए बेशुमार कुर्बानियां हैं। अफवाज पाकिस्तान का हम जितना शुक्र अदा करें कम है।
मैं समझता हूँ सियासतदानों को इस जिम्मेदारी को लेना होगा। इस वक्त जो बलूचिस्तान की क़यादत को लीड कर रहे हैं मीर सरफराज बुगटी साहब, वो एक संजीदा सियासतदान है, उन्हें इस बात का इदराक है, वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि वो चीज़ों को बेहतर करें, चीज़ों को वो मुनासिब तरीके से लेकर चलें। लेकिन देखिए अफवाज पाकिस्तान के किरदार को हम यहाँ पर नहीं छोड़ सकते। अफवाज पाकिस्तान है तो आज बलूचिस्तान में हम जैसे आम बलूचिस्तानी सुकून की सांस ले रहे हैं। अगर अफवाज पाकिस्तान नहीं होता, ये दुश्मन हमारे घरों से हमारी माओ और बहनों को अगवा करके ले जाता, हमारे मासूम बच्चों को घरों में घुसकर मारता। आज अगर हम महफूज हैं, अफवाज पाकिस्तान की वजह से महफूज हैं। देखिए सियासतदान, मैं यही तो कह रहा हूँ कि अफवाज पाकिस्तान सब कुछ जो है वो फेस कर रही है। सियासतदान जो है, क्या वो बड़ी बड़ी गाड़ियां, आधे सियासतदान आपके दुबई में बैठे हैं, आधे सियासतदान आपके कराची में बैठे हैं, कुछ लोगों की आपको मुझसे ज्यादा पता है कहाँ कहाँ पे है, नहीं तो मैं रहायशी गिना देता हूँ। तो हमारे फौजी जो है जवान, वो बेचारे गर्मी ना सर्दी लड़ रहे हैं, अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। तो सियासतदानों को भी अपना हक अदा करना होगा। जी बिल्कुल, हक अदा करना होगा, जिम्मेदारी लेनी होगी, सियासतदानों को भी जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना होगा। मैं आपकी इस बात से 100% इत्तफाक करता हूं कि बलूचिस्तान में सियासी क़यादत का फुकदान रहा है और शायद अब तक है, लेकिन हमें सबक सीखना होगा। जिस तरह अफवाज पाकिस्तान ने फ्रंट लाइन पर आकर बलूचिस्तान को हमेशा प्रोटेक्ट किया है, बलूचिस्तान को सिक्योर किया है, जो लोग जो हुकूमत से एंटरटेन हो रहे हैं, जिसे हुकूमत फैसिलिटेट कर रही है, उन्हें भी जिम्मेदारी लेनी होगी। लेकिन देखिए अफवाज पाकिस्तान का जो किरदार है, मैंने आपको कहा कि अगर अफवाज पाकिस्तान नहीं होती तो ये दहशतगर्द, ये दरिंदे, ये इंडियन की प्रॉक्सीज, ये फितनतुल हिंद हमारे घरों में घुसकर हमें मारते। आज जहां पर फौज का किरदार है, वहां पे सियासी जमातों का भी किरदार होना चाहिए, और वो भी फ्रंट लाइन के ऊपर होना चाहिए। बहुत शुक्रिया बाबर यूसुफ इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़, अल्लाह ने के बाद।